नमस्कार मित्रों, आज हम आपसे एक ऐसे विषय पर बातचीत करना चाहते हैं जिसका सरोकार हमारी आम जिंदगी से है। हम लोग लगभग हर दिन उस विषय से साक्षात्कार करते रहते हैं, पर चूंकि वो हमारे इतना नजदीक है इसलिए हम उसके विषय में लगभग अनजान से ही बने रहते हैं। आज हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं भारतीय समाज और स्थापत्य के विषय में। आपको स्थापत्य सुनकर थोड़ा आश्चर्य होगा, क्योंकि स्थापत्य के विषय में हम सब परिचित तो होते हैं अपने चारों ओर की इमारतों से, भवनों से, अलग अलग प्रकार के निर्माणों से, पर अपने जीवन के इतना नजदीक उसको पाते हैं कि उसके विषय में बहुत कुछ और प्रायः सोचना भी नहीं चाहते। आपने सुना होगा, एक बड़ी विख्यात कहावत है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। असल में साहित्य को समाज का दर्पण मानने के पीछे एक ऐसी प्रक्रिया के विषय में इंगित किया जाता है जिसके चलते साहित्य सृजन में समाज की अलग अलग प्रकार के चित्रों का परिलक्षण होता रहता है। जैसे साहित्य समाज का दर्पण है, उसी प्रकार स्थापत्य भी समाज का दर्पण है, और स्थापत्य और समाज के बीच में उसी तरह का आंतरिक और गहरा निकट का संबंध है जैसा साहित्य और समाज के बीच में है। ये विषय थोड़ा तकनीकी हो जाता है अगर हम इस पर गूढ़ता से विचार करें। हमने अपने आज की चर्चा के विषय को मध्यकालीन भारत के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है, अर्थात भारतीय समाज और स्थापत्य के आपसी संबंधों को हम मध्यकालीन भारत के परिप्रेक्ष्य में उजागर करना चाहेंगे। अब हमारे सामने प्रश्न पैदा होता है कि जिसको हम मध्यकालीन भारत कह रहे हैं, वह मध्यकाल लंबी ऐतिहासिक परंपरा में कब से शुरू होता है। इसलिए इस बात पर थोड़ा तफसील से, विस्तार से विचार करना आवश्यक हो जाता है कि जिसे हम मध्यकाल कहते हैं वो कहां से शुरू होता है, और जहां से वो शुरू होता है क्या वहां से भारतीय स्थापत्य में एक नए युग का सूत्रपात होता है, एक नई परंपरा आती है, कुछ नए तत्व आते हैं अथवा नहीं। अगर इन दोनों बातों को जोड़कर देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जिसको हम भारतीय इतिहास का मध्यकाल मानते हैं, अर्थात समय के अनुसार, काल विभाजन के अनुसार जिस शताब्दी को, जिस युग को हम भारतीय इतिहास का मध्यकाल मानते हैं, ठीक उसी युग में भारतीय स्थापत्य में वे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जिनके कारण भारत के मध्यकालीन स्थापत्य की एक अलग पहचान बनती है, ऐसा उपयुक्त नहीं प्रतीत होता। हुआ असल में यह है कि जिसको हम भारतीय इतिहास का मध्यकाल कहते हैं, उसके शुरू होने के थोड़े ही दिनों बाद एक महत्वपूर्ण राजनैतिक घटना भारतीय उपमहाद्वीप में घटती है, और यह राजनैतिक घटना अपने साथ स्थापत्य के क्षेत्र में कुछ नई परंपराओं, कुछ नई तकनीकों का सूत्रपात करती है। तो जिस विषय को हमने शुरू में भारतीय समाज और स्थापत्य के विषय में, के संदर्भ में निर्धारित किया था, वो विषय अब सिमटकर एक विशेष कालखंड में आ ठहरता है, और यह कालखंड है भारतीय इतिहास का मध्यकाल, पर वह मध्यकाल जिसमें एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना भारत में घटती है। यह महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है भारतवर्ष में तुर्कों का आगमन। और चूंकि हम भारतीय स्थापत्य के मध्यकाल का सूत्रपात तुर्कों के आगमन के समय से भारत में मानते हैं, इसलिए यहां हमारे लिए यह स्पष्ट कर देना आवश्यक हो जाता है कि तुर्कों का आगमन क्या केवल एक राजनीतिक घटना थी अथवा इसके दूरगामी और महत्वपूर्ण सामाजिक परिणाम भी हुए थे। जब हम इस विषय को थोड़ा गहराई से देखना शुरू करते हैं तो हमें साफ पता चलता है कि तुर्कों का आगमन यद्यपि एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है। भारतवर्ष में 1191 में मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में तुर्कों का एक महत्वपूर्ण आक्रमण होता है। मोहम्मद गोरी पराजित हो जाता है, पृथ्वीराज की सेना से पराजित होकर अपने देश को वापस लौट जाता है, पर एक वर्ष के अंतराल में ही
वो फिर से अपनी सैन्य शक्ति एकत्रित करता है और उस संगठित शक्ति के साथ भारतवर्ष पर दोबारा आक्रमण करता है। यह आक्रमण 1192 में होता है। तत्कालीन भारतीय नरेश पृथ्वीराज इस युद्ध में पराजित होता है और उसके पश्चात मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में भारतवर्ष में एक नए राजवंश की स्थापना हो जाती है। अगर हम थोड़ा दूर से देखें तो यह अन्य राजनीतिक घटनाओं की भांति ही एक राजनीतिक घटना मात्र प्रतीत होती है, पर थोड़ा नजदीक से आकर इस घटना का विश्लेषण करने पर हमें यह पता चलता है कि यह केवल एक राजनीतिक घटना नहीं है, केवल एक राजवंश की स्थापना ही नहीं है। इस राजवंश की स्थापना के साथ ही भारतवर्ष एक नई सांस्कृतिक गतिविधि से परिचित होता है। यह सांस्कृतिक गतिविधि अपने साथ बहुत से महत्वपूर्ण उपकरण लेकर आती है, बहुत सी ऐसी नई चीजें भारतवर्ष में लेकर आती है जिनका भारतीय संस्कृति के साथ समावेश, भारत की संस्कृति के साथ सान्निध्य में रहना आगे चलकर भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला बनता है। इसलिए भी इस घटना को केवल एक राजनीतिक घटना के रूप में व्याख्यायित करने मात्र से हम इस घटना के दूरगामी परिणामों पर से अपनी दृष्टि पूर्णतः हटा लेते हैं। आइए हम इस घटना के राजनैतिक और उसके साथ साथ सामाजिक परिणामों पर एक सूक्ष्म दृष्टिपात करें, जिससे हमारे लिए यह स्पष्ट हो जाए कि जिस विषय को हमने अपनी चर्चा के लिए आज चुना है, अर्थात स्थापत्य और समाज के आंतरिक संबंध, आपसी संबंध, उस विषय पर मिलने वाली विस्तृत जानकारी हमें उपलब्ध कराने के सारे सूत्र स्पष्ट होने लगे। यह तुर्कों का आक्रमण, हम इसको बार बार तुर्कों का आक्रमण इसलिए कह रहे हैं कि मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में आने वाली सेना भारतवर्ष में मूलतः तुर्क सेना थी और तुर्क सेना भारतवर्ष पर अपना शासन स्थापित करते समय एक नई राजनीतिक शक्ति के साथ साथ एक नई सांस्कृतिक ऊर्जा और एक नए धर्म को भी लेकर आती है और इसीलिए भारतीय इतिहास में यह काल अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की भांति एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखा जाना चाहिए। भारत का साक्षात्कार एक राजनीतिक शक्ति के साथ साथ एक सांस्कृतिक शक्ति से होता है, एक ऐसे समाज से होता है जो नई सांस्कृतिक ऊर्जा लेकर अपने साथ आया है। और भारत का साक्षात्कार एक नए धर्म से होता है, एक ऐसे धर्म से होता है जिसकी रीति रिवाज, जिसके सैद्धांतिक आधार भारत में तत्कालीन प्रचलित किसी भी धर्म से विभिन्न थे, अलग थे और इसलिए भी भारतीय इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण घटना होती है। बिना बहुत अधिक विस्तार में गए हुए, क्योंकि यदि हम धर्म और सांस्कृतिक संबंधों की इस नई श्रृंखला के विस्तार में जाना शुरू करेंगे तो हम स्थापत्य के ऊपर पड़ने वाले प्रभावों को पर्याप्त समय न दे पाएंगे। इसलिए बिना उस विस्तार में गए हुए दो तीन ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों की ओर हम इशारा करना चाहेंगे जिनका सीधा संबंध स्थापत्य से है और स्थापत्य पर इनके पड़ने वाले प्रभावों के परिणाम स्वरूप भारतवर्ष में एक नई शैली विकसित होती है। यहां आपको संक्षेप में यह बता देना आवश्यक है कि जिस नई शैली के विषय में हम आपसे बातचीत करेंगे, जिसको हम मध्यकालीन स्थापत्य की शैली कह सकते हैं, मध्यकालीन स्थापत्य की शैली, जिस शैली के विषय में हम आपसे बातचीत करेंगे वह शैली मात्र कुछ नए स्थापत्य के प्रभावों से ओतप्रोत होकर नहीं बनी है। वह शैली बनती है बहुत सारी नई तकनीकी गतिविधियों से भी, बहुत सारे अलंकरण के नए प्रयोगों से भी और अपने बाह्य आवरण में भी यह शैली एक नए प्रकार के भवनों का भारतवर्ष में सूत्रपात करती है। इसलिए मध्यकालीन स्थापत्य को हम इन तीन माध्यमों से समझने का प्रयास करेंगे, परंतु उसके पहले नई सांस्कृतिक गतिविधियां जो तुर्कों के भारतवर्ष में शासन स्थापित करने के परिणाम स्वरूप भारतवर्ष में आई, स्थापित हुई, फैली और तत्कालीन भारतीय संस्कृति के अलग अलग ऊर्जा स्रोतों के साथ मिली, आपस में समन्वय हुआ और समन्वय के परिणाम स्वरूप भारतवर्ष को एक सुंदर स्थापत्य की देन दे गई।
यह उसी स्थापत्य की देन है जिसे आज हम ताजमहल के नाम से जानते हैं। यह उसी स्थापत्य की देन है जिसे आज हम कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं। और कौन ऐसा भारतीय होगा जिसे अपने देश की इन सुंदर भवनों पर गर्व न हो। हम सब जानते हैं कि जब हम भारतवर्ष से बाहर जाते हैं या भारतवर्ष में बाहर से हमारे विदेशी मेहमान आते हैं तो हम अपनी कला के, स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूनों के तौर पर ताजमहल, कुतुब मीनार जैसे भवनों को उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये भवन उस समन्वय के परिणाम स्वरूप तैयार होते हैं जिस समन्वय की ओर हमने अभी आपका ध्यान आकर्षित किया। वह समन्वय जो भारतवर्ष में तुर्कों के एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित होने के साथ एक नई सांस्कृतिक ऊर्जा के रूप में प्रस्फुटित होता है। वह समन्वय जो भारतवर्ष में एक नई राजनीतिक शक्ति के स्थापित होने के साथ नए सामाजिक संबंधों के रूप में प्रस्फुटित होता है, नए धर्म के रूप में प्रस्फुटित होता है, एक ऐसे धर्म के रूप में जो भारतवर्ष में प्रचलित अन्य धर्मों से विभिन्न धर्म था। और इसीलिए यह नई राजनीतिक शक्ति सांस्कृतिक संबंधों के साथ साथ तकनीकी संबंध, नए धार्मिक संबंध, नए सामाजिक संबंध स्थापित करने वाली शक्ति साबित होती है। इस नई तुर्क शक्ति के भारतवर्ष में 1192 में स्थापित होने के उपरांत जो 10 वर्षों का समय है वो काफी उथल पुथल का समय है। 1192 से 1206 के बीच में करीब करीब 14 वर्षों का जो समय है, इस बीच में हम पाते हैं कि मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारियों के रूप में भारतवर्ष में थोड़ी उथल पुथल मची रही, राजनीतिक उथल पुथल मची रही और नई सैन्य शक्ति के अंतर्गत भारतवर्ष के दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों पर तुर्कों ने विजय अभियान जारी कर दिया। इस विजय के परिणाम स्वरूप 1206 का वर्ष आते आते भारतवर्ष में एक नई शासन व्यवस्था और एक नई वंशावली स्थापित हो जाती है, जिसे हम तुर्क वंशावली अथवा कभी कभी गुलाम वंशावली के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस वंशावली के आरंभिक कई सुल्तान अपने उन शासकों के गुलाम रहे थे जिनके तत्वावधान में, जिनके संपर्क में, जिनके संरक्षण में वे आगे चलकर एक महान सेनानायक और सैन्य शक्ति के उद्घोषक बनते हैं। सबसे पहले हम कुतुबुद्दीन ऐबक को पाते हैं जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। उसके पश्चात इल्तुतमिश को पाते हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और उसके बाद हम बलबन को पाते हैं जो इल्तुतमिश का गुलाम था। स्पष्ट है कि भारतवर्ष में तुर्क शासन की स्थापना के लगभग प्रारंभिक 100 वर्ष इन गुलाम शासकों के वर्ष रहे, और यही वह काल है जिस काल में इन तुर्कों के आगमन के साथ नई सांस्कृतिक शक्तियां भारतवर्ष में आती हैं। स्थापत्य के क्षेत्र में यह नई सांस्कृतिक शक्ति तकनीक और आकार दोनों के रूप में बिल्कुल नए आयाम प्रस्तुत करती है। तकनीक और आकार, और आज की चर्चा के केंद्र में तकनीक और आकार, ये दो ही विषय हम ले पाएंगे। अगर हम आकार पर अपना ध्यान पहले केंद्रित करें ताकि हमें अपनी बात समझने में आसानी हो, तो हम पाते हैं कि तुर्कों के आगमन के पश्चात भारतवर्ष में कुछ ऐसे नए भवनों का निर्माण शुरू हो गया जिनसे भारतवासी उसके पहले परिचित नहीं थे। आज के भारतवासी इन भवनों से पूर्णतः परिचित हैं, इसलिए मुझे आपको यह बताने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी कि ये भवन कौन से थे, और आप तत्काल इनसे अपना संबंध स्थापित कर लेंगे। ये भवन थे मस्जिदें, ये भवन थे मकबरे, ये भवन थे गुंबददार बड़ी बड़ी इमारतें, ऐसी इमारतें जिनमें अलग अलग प्रकार के कार्य संपादित किए जा सकते थे। इन इमारतों में, गुंबददार इमारतों में मदरसे चलाए जा सकते थे, दफ्तर बनाए जा सकते थे, कचहरियां लगाई जा सकती थी, और कुछ ऐसे कार्य भी संपादित किए जा सकते थे जिनका सीधा संबंध आम जनता से था। आम जनता से संपादित किए जाने वाले कार्यों में ये गुंबददार भवन आज हमारे लिए बहुत परिचित एक नए भवन के रूप में प्रस्तुत होते हैं। हम सब परिचित हैं सराय नामक भवनों से, जो मुसाफिरों के ठहरने के लिए, दूर दूर से आए हुए मुसाफिरों के ठहरने के लिए
भारतीय राजमार्गों पर थोड़े थोड़े दूर के स्थानों पर बनाई गई थी। स्पष्ट है कि मस्जिदें धर्म से संबंधित, मकबरे समाज से संबंधित, मदरसे धर्म और समाज दोनों से संबंधित और सराय आम आदमी से संबंधित नए प्रकार के भवन भारतवर्ष में तुर्कों के आगमन के बाद आए। यह भवन अपने पूर्ववर्ती काल के भवनों से भिन्न थे। यह भवन अपने पूर्ववर्ती काल के भवनों से आकार में भी भिन्न थे, शैली में भी भिन्न थे, और इसीलिए इनको अलग से पहचान पाना संभव हो सका। हम शैली और तकनीक की बातचीत बाद में करेंगे। पहले हम आकार में आने वाली भिन्नता और उससे उपजने वाले नए सामाजिक संदर्भों को विश्लेषित करना चाहेंगे। आकार में ये भवन प्रायः चौरस होते थे। अगर चौरस वर्गाकार नहीं है तो आयताकार होते थे। बहुत कम भवन हमको गोलाकार अथवा बहुकोणीय या अष्टकोणीय मिलते हैं। प्रायः ये भवन चौरस होते थे, और ये चौरस दोनों प्रकार के हो सकते थे, वर्गाकार भी जैसा मैंने बताया आपको, और आयताकार भी जैसा मैंने अभी आपको बताया। अब आपका प्रश्न यह हो सकता है कि यह भवन अपने पूर्ववर्ती भवनों से किस प्रकार भिन्न थे। इसके पूर्ववर्ती भवन भी तो चौरस होते थे। इसके पूर्ववर्ती भवन काल में बनाए गए भवन भी वर्गाकार और आयताकार होते थे, पर एक बड़ी भिन्नता इन दोनों भवनों में थी। प्रायः यह भवन अर्थात मस्जिदें, मदरसे इत्यादि बिना बड़े बड़े खंभों के तैयार किए जाते थे। इनके निर्माण में जो दो अवयव प्रमुख रूप से उद्घाटित होते हैं, जिन्हें हम आज उपस्थित तमाम मस्जिदों में आसानी से देख सकते हैं, वे अवयव हैं दीवारें। खंभों का स्थान दीवारों ने ले लिया। इसके पूर्ववर्ती काल में बनाए जाने वाले भवन प्रमुखतः खंभों पर तैयार किए गए भवन थे, और दीवारों पर बनने वाले भवनों के प्रवेश द्वार और इन भवनों की छतें भी अपने पूर्ववर्ती काल के भवनों से काफी भिन्न थी। यह भिन्नता बाहर से देखने में स्पष्ट हो जाती है कि आकार में है, प्रकार में है, और जब बहुत गहराई से हम इनका विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि यह भिन्नता तकनीक में भी है। यह भिन्नता एक नई प्रकार की शैली के उद्घाटित होने में भी है, पर उसकी चर्चा बाद में। आकार में यह भिन्नता प्रवेश द्वार के रूप में हमें एक नई शैली से अवगत कराती है। प्रवेश द्वार जो इसके पहले बनने वाले भवनों में प्रायः वर्गाकार अथवा आयताकार होते थे, दो खंभों के ऊपर एक लंबी पत्थर की शिला अथवा लकड़ी की शिला रखकर आयताकार प्रवेश द्वार बनने वाले पुराने भवनों का स्थान ले लिया दीवारों से घिरे हुए उन भवनों ने जिनके प्रवेश द्वार अब मेहराबों से बने हुए होते थे। आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि मेहराब किस प्रकार की होती है, हम सब मेहराबों से पूरी तरह परिचित हैं। और आज हमारे लिए यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य भी होगा कि यह मेहराबें भारतवर्ष में तुर्कों के आगमन के साथ आईं। ऐसा नहीं था कि यह मेहराबें भारतवासियों के लिए अपरिचित थी अथवा तुर्क इन मेहराबों की शैली अपने साथ लेकर के आए। असल में तुर्क अपने साथ इन मेहराबों के बनाने की कुछ विशिष्ट विधियां लेकर आए, जिसके चलते तुर्कों के आगमन के उपरांत बनने वाले भवनों में मेहराबें बहुतायत से बननी शुरू हो गई। प्रायः प्रवेश द्वारों में और खिड़कियों इत्यादि में इन मेहराबों का विस्तृत प्रयोग होने लगा। मैंने आपको बताया कि मेहराबों से भारतीय पूरी तरह अपरिचित नहीं थे। भारतवर्ष के इतिहास में मेहराबों से परिचय के हमें लंबे वृत्तांत मिलते हैं और कुछ जीवंत उदाहरण भी आज हमारे पास उपलब्ध हैं। अगर हम ध्यान से भारतीय इतिहास के अलग अलग कालों को देखें, उनका विश्लेषण करें, तो हम पाते हैं कि भारतीय इतिहास के बहुत प्राचीन काल में अर्थात कुषाण काल में
हमें मेहराबों के सुंदर उदाहरण मिलते हैं। भगवान बुद्ध के बनाए गए स्तूपों में इन मेहराबों की लंबी कतारें हमें देखने को मिलती हैं। इन मेहराबों का प्रवेश द्वार के रूप में इस्तेमाल हमको गुप्त काल की एक सुंदर इमारत जो कानपुर के पास भीतरगांव नामक एक स्थान में इस समय उपलब्ध है, ईंटों की बनी हुई मंदिर, ईंटों का बना हुआ एक बड़ा मंदिर है, उसमें देखने को मिलती है। स्पष्ट है कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं 6ठी शताब्दी ईसवी तक निरंतर हमको मेहराबों के प्रयोग की एक लंबी श्रृंखला दिखाई देती है। पर प्रश्न यह पैदा होता है कि यह मेहराबें तादाद में, संख्या में उतनी अधिक क्यों नहीं है जितनी कि तुर्कों के आगमन के बाद भारतवर्ष में हमें देखने को मिलती हैं। यहां हमें तुर्कों के अपने साथ लाए गए नवीन शैली के प्रयोगों से अवगत होना आवश्यक हो जाता है। इन मेहराबों को बनाने में प्राचीन भारतीय प्रायः एक ऐसे जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग करते थे जिसकी शक्ति थोड़ी क्षीण होती थी और जो सुगमता से इन मेहराबों को एक लंबे काल तक ठहराए नहीं रख सकता था। ऐसा प्रतीत होता है कि एक अच्छे जोड़ने वाले मसाले के अभाव में मेहराबों की तकनीक से, मेहराबों के आकार से परिचित होने के बावजूद भारतीय स्थापत्य कारक, भारतीय शिल्पी इन मेहराबों का विस्तृत और अलग अलग भवनों में प्रयोग करने में समर्थ नहीं हो सके थे। असल में तुर्क अपने साथ मध्य एशिया के क्षेत्र से इन मेहराबों के आकार के साथ साथ इनको बनाने की एक नई तकनीक भी लेकर आए और वह नई तकनीक थी चूने का पानी में भिगोया हुआ मसाला। चूने के मसाले की तकनीक इन मेहराबों को बनाने के लिए सर्वथा उपयुक्त थी और वैज्ञानिक पद्धति पर इनके नितांत अनुकूल ठहरती है। स्पष्ट है कि एक अच्छी तकनीक, वैज्ञानिक रूप से उपयुक्त तकनीक और एक नए प्रकार के भवन निर्माण की शैली, इन दोनों के समागम से भारतीय स्थापत्य में, भारतीय मध्यकालीन स्थापत्य में एक सुंदर युग का सूत्रपात हुआ। बहुत सुंदर सुंदर इमारतें बनना शुरू हुई। ऐसे भवन बने जिनसे आज हर भारतीय परिचित है और ऐसे भवन बने जिन्होंने तत्कालीन स्थापत्य शैली में कुछ नए प्रकार के चलन शुरू कर दिए, कुछ नई शैलियां डाल दी, कुछ नए अलंकरण के प्रयोग शुरू कर दिए। हम लोग बात कर रहे थे भवनों के आकार की और वहां से मेहराबों पर यह चर्चा आगे चलने के लिए थी। दीवारों से घिरे हुए भवन और उन भवनों में प्रवेश के लिए चौरस मेहराबों से सजे हुए द्वार तुर्कों के आगमन के पश्चात भारतवर्ष में विकसित होने वाले नए स्थापत्य के प्रतीक बनते हैं। इन्हीं के साथ साथ नए स्थापत्य में जो मकान की, भवनों की छतें बनती हैं, उनके आकार में भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। यदि आप भारत में तुर्कों के आगमन के पूर्व बनने वाले स्थापत्य पर, भवनों पर एक विहंगम दृष्टिपात करें तो आप ये पाएंगे कि प्रायः भारत के भवनों की छतें सपाट होती थीं अथवा ऊंचे ऊंचे नुकीले शिखरों के रूप में आकाश को छूती हुई दिखाई देती थी। किसी भी पुराने भारतीय मंदिर के पास जाकर आप बाहर से स्पष्ट रूप से यह देख सकते हैं कि कैसे ये गगनचुंबी शिखर नुकीले और धरती से उठकर आकाश को छेदते हुए भवनों के रूप में तैयार किए जाते थे। इन सपाट और नुकीले शिखरों के विपरीत तुर्कों के आगमन के उपरांत भारतवर्ष में बनने वाले भवनों में एक बिल्कुल नई प्रकार की शैली का प्रयोग शुरू हो गया। यह नई शैली थी गुंबददार छतों के भवन। गुंबद से हम सब परिचित हैं। अगर एक
फुटबॉल को हम बीच से काट दें और उस आधे कटे हुए फुटबॉल को हम एक सपाट सतह पर रख दें, तो वो हमारे सामने गुंबद का एक बिल्कुल उपयुक्त और सुंदर उदाहरण बनेगा। मैं अपनी बात दोहराता हूं, एक फुटबॉल को बीच से काट दीजिए, बिल्कुल बीच से काट दीजिए, और जो आधा फुटबॉल बचता है उसको एक सपाट सतह पर रख दीजिए, आपको गुंबद का स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि भारतवर्ष में तुर्कों के आगमन के पूर्व किसी भी भवन में गुंबद का इस प्रकार प्रयोग देखने को नहीं मिलता। हां, जैनियों के बनाए हुए राजस्थान में कुछ ऐसे मंदिर अवश्य हैं जहां थोड़े छिछले और कम ऊंचाई वाले, कम गोलाई वाले गुंबदों का प्रयोग किया गया है, पर उसमें प्रयोग की जाने वाली तकनीक बिल्कुल दूसरी प्रकार की तकनीक है। और यहां पर बनने वाले, इन जैन मंदिरों में बनने वाले गुंबद आकस्मिक गुंबद हैं, वे स्वभावतः बनाए जाने वाले गुंबद नहीं है। गुंबदों की चर्चा करते समय यह आवश्यक हो जाता है कि हम थोड़ा विस्तार से गुंबदों के निर्माण और गुंबदों के आकार प्रकार पर प्रकाश डालें। गुंबद, जिन मेहराबों की अभी हम चर्चा कर रहे थे, उन्हीं मेहराबों का एक परिवर्धित संस्करण है। मेहराबों का परिवर्धित संस्करण है। आप गुंबद बनाने की प्रक्रिया को बहुत सुगमता से समझ सकते हैं अगर आप अपने आप को एक वर्गाकार कमरे के केंद्र में खड़ा कर लीजिए। वर्गाकार कमरे के केंद्र में, जिसकी दीवारों के ऊपर कोई छत नहीं है, और उस वर्गाकार कमरे की हर दीवार के ऊपर से आप एक मेहराब खड़ी करना शुरू कीजिए। ऐसी मेहराब जो थोड़ा झुकी हुई हो अंदर की तरफ। आप पाएंगे कि थोड़ी देर में ही चारों दीवारों पर बनने वाली ये मेहराबें कमरे के केंद्र में जिस स्थान पर आप खड़े हैं उसके ठीक ऊपर जाकर मिल जाती हैं, और ऐसे तैयार हो जाता है एक गुंबद। आपका प्रश्न होगा कि ऐसे तैयार हुआ गुंबद हम स्पष्ट देख सकते हैं गोलाकार नहीं होगा। और अभी आपने बताया कि गुंबद की परिकल्पना करते समय एक फुटबॉल को बीच में से आधा काटकर सपाट सतह पर रखने पर गुंबद स्पष्ट हो जाता है। आपका प्रश्न ठीक है। यह वर्गाकार इमारत पर बनने वाली मेहराबें अगर बाहर से खरोच कर गोल कर दी जाएं तो बिल्कुल गोलाकार गुंबद तैयार हो जाएगा, और ऐसा ही आगे चलकर किया गया। तकनीक की दृष्टि से गुंबद बनाने में जिस कला का प्रयोग किया गया उसकी चर्चा हम पहले मेहराब बनाने की कला का विस्तृत विवरण आपको दे देते हैं, उसके बाद करेंगे। स्पष्ट है कि भारतवर्ष में मध्यकालीन स्थापत्य में एक नई आकार की, एक नई शैली की भवन निर्माण कला का सूत्रपात हुआ। यह भवन निर्माण कला वर्गाकार दीवारों से घिरे हुए भवनों, आयताकार दीवारों से घिरे हुए भवनों में मेहराबदार प्रवेश द्वार से रूपायित होती है, और यह वर्गाकार आयताकार भवन अपनी छतों के रूप में गोलाकार गुंबदों से सुशोभित होते हैं। यह नई भवन निर्माण कला सांस्कृतिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन और सामाजिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों को पूरी तरह रूपायित करती है, और यही हमारी आज की चर्चा का केंद्र बिंदु था। भारतवर्ष में तुर्कों के आगमन के साथ एक नए धर्म का आचरण करने वाले अनुयायी आते हैं। यह अनुयायी अपने विचारों में और अपने रीति रिवाजों में तत्कालीन भारतीय निवासियों से थोड़ा भिन्न है। यह भिन्नता प्रमुखतः, मैं अपनी बात दोहराता हूं, यह भिन्नता प्रमुखतः दो क्षेत्रों में परिलक्षित होती है। पहला क्षेत्र है नए धार्मिक अनुयायियों द्वारा अनुष्ठान किए जाने वाली धार्मिक पद्धतियों में, और दूसरी है नए धर्म को मानने वाले व्यक्तियों की
मृत्योपरांत अपनाई जाने वाली पद्धतियों में। अर्थात नए धर्म के मानने वाले अनुयायी मंदिरों के विपरीत मस्जिदों में ईश्वर आराधना करने के समर्थक थे, और यह मस्जिदें मंदिरों के विपरीत प्रायः बड़े बड़े जन समुदायों को अपने अंदर समाहित करने वाले भवन बनते थे। इसलिए आयताकार अथवा वर्गाकार चारों ओर दीवारों से घिरे हुए भवन इन नए धर्मावलंबियों, इन नई सांस्कृतिक ऊर्जाओं से ओतप्रोत होकर भारतीय मध्यकालीन स्थापत्य कला के सुंदर प्रतीक बनते हैं। इस विवरण से आपको कहीं यह तो नहीं लगने लगा कि यह नए भवन तत्कालीन भारतीय भवन निर्माण कला से एकदम भिन्न प्रकार के भवन थे? आपका प्रश्न सार्थक है और इसका उत्तर देना भी आवश्यक है। यह बात स्पष्ट है कि एक नई तकनीक भारतवर्ष में आ रही थी, एक नए आकार के भवन भारतवर्ष में बनने शुरू हो गए थे, पर भारतवर्ष में उपलब्ध सामग्री के आधार पर ही ये भवन बनने थे, भारतीय जलवायु के अनुसार ही ये भवन बनने थे, भारतीय शिल्पियों के माध्यम से ही ये भवन बनने थे। इसलिए इन भवनों में इसके पूर्ववर्ती भवन निर्माण कला के सुंदर समागम हमें देखने को मिलते हैं। इसकी चर्चा अभी हम सूक्ष्म रूप में से आपसे करेंगे, पर पहले हम आपको वो तकनीक बता देना चाहते हैं जो इन नए मध्यकालीन स्थापत्य के भवनों को उजागर करती है, उनका चिन्ह बनती है, पहचान चिन्ह बनती है, और भारतवर्ष में एक नई स्थापत्य कला के प्रतीक चिन्ह के रूप में पूरी तरह से स्थापित हो जाती है। अगर हम थोड़ा गहराई से इन नए भवनों के आकार प्रकार का विवेचन करें तो हम ये पाते हैं कि जिसे हम मेहराब कह रहे थे, जिसे हम गुंबद कह रहे थे, वो केवल आकार में ही एक अलग प्रकार का स्थापत्य निर्धारित नहीं करता, बल्कि शैली और तकनीक की दृष्टि से भी एक नए प्रकार का स्थापत्य निर्धारित करता है। मेहराब के विषय में मैंने अभी आपको सूचित किया कि भारतवर्ष के निवासी तुर्कों के आगमन के पूर्व भी मेहराबदार आकारों से परिचित थे, पर उन मेहराबदार आकारों का विस्तृत व्यापक प्रयोग अपने भवनों में कर पाने में इसलिए सक्षम नहीं हुए क्योंकि इन मेहराबों को लंबे समय तक जीवंत बनाए रखने के लिए, लंबे समय तक बचाए रखने के लिए जिस नई तकनीक की, जिस जोड़ने वाले मसाले की आवश्यकता थी, उससे अनभिज्ञ थे। ये जोड़ने वाला मसाला अभी हमने आपको बताया चूने का मसाला कहलाता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चूने वाला मसाला इन मेहराबों को तैयार करने के लिए किसी बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान के उपरांत नहीं प्राप्त हुआ, किसी बड़ी शोध का नतीजा नहीं था, किसी ऐसी सोची समझी रणनीति का नतीजा नहीं था कि एक ऐसा जोड़ने वाला मसाला ढूंढना चाहिए जो मेहराबों को रोक सके और मेहराब निर्माण कला में सार्थक सिद्ध हो सके। स्थापत्य के क्षेत्र में प्रायः कुछ ऐसे बिल्कुल अछूते और स्थापत्य से एकदम अलग के प्रयोग स्थापत्य में स्थापित हो जाते हैं जिनका इससे कोई सीधा संबंध नहीं होता। चूने के मसाले की जानकारी, चूने के मसाले की स्थापत्य में प्रयोग की जानकारी मनुष्य को एक ऐसी आकस्मिक घटना से मिली जिसका विवरण देना उपयुक्त प्रतीत होता है। आप लोग रोम और रोम के निवासियों से परिचित होंगे, रोम के इतिहास से परिचित होंगे और यह भी जानते हैं कि रोम के निवासी बड़े योद्धा होते थे और अपने लिए बड़े बड़े किलों का निर्माण करते थे, और प्रायः रोमन युग में प्रयोग की जाने वाली युद्ध सामग्री ऐसी होती थी कि उस युद्ध सामग्री द्वारा अगर आपको किले को तोड़ना है तो केवल उसी स्थान पर किला तोड़ा जा सकता था जहां की दीवार कच्ची हो, अथवा किले की दीवार पर चढ़कर या किले के दरवाजे को तोड़कर अंदर जा पाना
बहुत उपयुक्त और सार्थक पद्धति नहीं बनती थी। स्पष्ट है कि तमाम रोमन सम्राट अपने किलों को एक अभेद्य दुर्ग के रूप में बनाते समय इस बात के लिए बहुत सचेत होते थे कि दीवारें कहीं भी कमजोर न हो, और इसलिए दीवारों की मोटाई, दीवारों की चौड़ाई आवश्यकता से अधिक ही अक्सर रखते थे। पर धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि बहुत मोटी दीवारें बनाने पर किले के दुर्ग के निर्माण में बहुत अधिक पैसे का व्यय होता है, क्योंकि दुर्ग के निर्माण में सबसे अधिक पैसा दुर्ग के चारों ओर बनने वाली प्राचीर, किले की दीवार से ही में ही लग जाता है। इसलिए उन्होंने किले की दीवार को चौड़ा बनाने का उपक्रम और बिना अधिक पैसा लगाए चौड़ा बनाने का उपक्रम ढूंढने के प्रयोग शुरू कर दिए। और बहुत जल्दी उन्हें पता चला कि किले की दीवार को मोटा बनाने के लिए यह आवश्यक नहीं है, चौड़ा बनाने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि पूरी दीवार को पत्थर या ईंटों से सजाया जाए, बल्कि दीवार का बाहरी और अंदर का हिस्सा मोटे पत्थरों से बनाने के बाद बीच में उपस्थित खाली जगह को कंकर पत्थर के ढेर से इस तरह ढक देना चाहिए कि दीवार चौड़ी भी हो जाए और अधिक पैसा ना उसमें लगे, अधिक धन का व्यय ना हो उसमें। और इसी उपक्रम के चलते रोमन दुर्गों के बीच की दीवारों के बीच की इस खाली जगह को पास की पहाड़ियों से लाए गए पत्थरों से भरने का काम शुरू हो गया। कुछ 100 वर्षों के उपरांत यह पता चला कि पास की पहाड़ियों से लाए गए पत्थरों से बीच में जो भराव किया गया था वो इतना मजबूत था कि वो 100-200 वर्षों तक टिका रहा, जबकि इस भराव के अंदर और बाहर बनने वाली दीवार की पतली परत गिर गई। और बहुत से प्रदेशों में यह भी पाया गया कि अंदर भरने वाले इस कंकर पत्थर के मलबे को हटाने के लिए कभी कभी छेनी और हथौड़े से काटकर हटाने का प्रयोग करना पड़ा। बहुत जल्दी रोम के स्थापत्य शिल्पियों ने यह पता लगा लिया कि जिन पहाड़ों से यह पत्थर काटकर लाया जाता था वे पहाड़ चूने के पहाड़ थे, मुख्यतः चूने के पहाड़ थे, और इन चूने के पहाड़ों को पानी में मिला देने से एक बहुत मजबूत किस्म का मसाला तैयार होता था। जिसको ये मलबा समझ रहे थे वो एक बहुत ही मजबूत ठोस मसाला बन गया था। तब जाकर चूने की जोड़ने वाली इस शक्ति का रोमन स्थापत्य शिल्पियों को पता चला, और वहां से यह ज्ञान मध्य एशिया के तुर्कों को मिला, और तुर्कों ने इस ज्ञान को बहुत आगे तक ले जाकर इसमें नए नए प्रयोग कर काफी व्यापक रूप से स्वीकार किया। चूने का मसाला प्रमुखतः 2 प्रकार का होता है। एक मसाला कहलाता है कैल्शियम का मसाला और दूसरा कहलाता है मैग्नीशियम का मसाला। तुर्कों ने इन दोनों प्रकार के मसालों पर बड़े प्रयोग किए, और जब भारतवर्ष में ये लोग आए तब अपने साथ चूने का मसाला बनाने की प्रक्रिया भी लेकर आए, और चूने का मसाला बनाने की इस नई तकनीकी प्रक्रिया के माध्यम से ही यह संभव हो सका कि मेहराबों वाले इन बड़े बड़े भवनों का निर्माण किया जा सके। इसी चूने के मसाले से यह संभव हो सका कि एक वर्गाकार कमरे, आयताकार कमरे की दीवारों के ऊपर चारों ओर से बड़ी बड़ी मेहराबें खड़ी की जा सके, जिनको बीच में लाकर मिलाया जा सके, और बीच में जिस स्थान पर इन मेहराबों को मिलाया जाता है उस स्थान पर बाहर से तराश कर इनको गोल गुंबद के रूप में परिवर्तित किया जा सके। इन भवनों ने भारतवर्ष में एक नई प्रकार की स्थापत्य शैली का सूत्रपात किया, और यह नई प्रकार की स्थापत्य शैली मध्यकालीन स्थापत्य शैली की पहचान बनने लगी। आगे चलकर इन्हीं भवनों के, इन्हीं नई स्थापत्य शैली के भवनों में नए नए अलंकरण के प्रयोग किए जाने लगे, और इन्हीं अलंकरणों के प्रयोग का यह परिणाम है कि भारतवर्ष को मध्यकाल में सुंदर स्थापत्य शैली के भवन मिले, जिन्हें आप ताजमहल इत्यादि के नाम से
जानते हैं। तत्कालीन भवन निर्माण कला में जो सबसे प्रमुख अलंकरण प्रयोग किया जाता है वो अलंकरण है ज्यामितीय आकारों प्रकारों के अलग अलग संयोजन। अगर आप अब मध्यकाल की किसी इमारत को, किसी भवन को नजदीक से देखें तो आप इस बात पर अवश्य गौर करिएगा कि वहां अलंकरण के लिए, सजाने के लिए, उन इमारतों को सजाने के लिए किसी मूर्ति कला का, किसी चित्र का बाहर से प्रयोग नहीं किया गया है। प्रायः ज्यामितीय आकारों का प्रयोग कर ये भवन तैयार किए गए हैं। यह है भारतीय स्थापत्य कला की, मध्यकालीन स्थापत्य कला की विशिष्ट पहचान। और यह मध्यकालीन स्थापत्य कला, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, एक नए प्रकार के समाज, एक नई प्रकार की संस्कृति और उस संस्कृति के तत्कालीन भारतीय समाज के साथ समागम के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। स्पष्ट हो जाता है कि स्थापत्य जैसे साहित्य समाज का दर्पण है, जैसे साहित्य में समाज की अलग अलग प्रवृत्तियां परिलक्षित होती हैं, उसी प्रकार स्थापत्य समाज का दर्पण है। धन्यवाद।